Okay, today we will start next chapter, chapter number 5, creating a vacuum or vacuum pumps. ठीक है? Vacuum pumps are devices which are used to create vacuum. So in this chapter we will discuss different type of vacuum pumps, their construction, their working, ठीक है? Their working principle in detail, okay? And their pumping speed, etc. Their different characteristics. Okay? So how we can categorize the pump, okay? किस बेसिस पे हम कैटेगराइज इन्हें करेंगे, किस बेसिस पे इनकी टाइप्स हैं. तो सबसे पहले इनकी जो क्लासिफिकेशन है हम क्योंकि पहले ही मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि एक सिंगल पाइप कांट क्रिएट पम्प, सिंगल टाइप ऑफ पम्प कांट क्रिएट अल्ट्रा हाई वैक्यूम. एक एक ही तरह का पंप अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकता. हाँ, प्राइमरी वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, एक सिंगल पंप को क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आपने अल्ट्रा हाई वैक्यूम क्रिएट करना है देन वी नीड at least three different type of pumps to create ultra high vacuum. Okay, why? Because primary vacuum pumps can create only primary vacuum. Okay, जब प्राइमरी वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, अब वो सेकेंडरी पंप वैक्यूम क्रिएट करना है तो वो उनकी लिमिट से बाहर है, वो वाला वैक्यूम अचीव नहीं कर सकते जो है, क्योंकि हर पंप का एक वर्किंग प्रिंसिपल है. और जो प्राइमरी वैक्यूम पंप हैं ये मोस्टली जब एयर कॉन्टिन्यू रजीम में हो, फ्लूइडिक प्रॉपर्टी हो एयर की, एज ए फ्लूइड बिहेव कर रही है, उस वक्त ये वर्क करता है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल फ्लो रजीम पे डिपेंड करता है, उसका डिज़ाइन ही इस तरह से है. ठीक है, तो जब प्राइमरी वैक्यूम अचीव हो जाता है उसका अल्टीमेट प्रेशर अचीव हो जाता है. ठीक है, प्राइमरी वैक्यूम में आपको पता है ह्यूज एक बिग रेंज है, 10⁻³ से 10⁻³ क्या है -3 तक, यही रेंज है ना प्राइमरी वैक्यूम की. ठीक है, तो कुछ पंप हैं जो 1000 से 1 मिली बार तक प्रेशर अचीव करते हैं, अल्टीमेट प्रेशर उनका 1 मिली बार है. तो जैसे प्राइमरी हमने तीन कैटेगरीज डिफाइन की थी चैप्टर नंबर 1 में, वैक्यूम रेंजेस ऑफ वैक्यूम, प्राइमरी वैक्यूम, सेकेंडरी वैक्यूम एंड अल्ट्रा हाई वैक्यूम. इसी तरह उन्हीं रेंजेस के अकॉर्डिंगली पंप होंगे. जो प्राइमरी वैक्यूम पंप्स होंगे फर्स्ट कैटेगरी, फिर सेकंड सेकेंडरी वैक्यूम पंप्स, और थर्ड के अल्ट्रा हाई वैक्यूम पंप्स. तो प्राइमरी में भी हमने कहा था दो सब टाइप्स हैं. कौन सी थी दो सब टाइप्स प्राइमरी वैक्यूम पंप की? वैक्यूम की जो दो सब रेंजेस थी इसकी, इसको हम दो लो सब एंड रेंज, मीडियम। लो एंड मीडियम वैक्यूम. ठीक है, लो या रफ भी उसे कहते हैं, और मीडियम, ये जस्ट कन्वेंशन यूज़ की जाती हैं. इस रेंज को हम ये कहते हैं, जैसे माइक्रोमीटर रेंज है, मिलीमीटर स्केल है, नैनो स्केल है. हर स्केल की एक रेंज है, यहाँ से यहाँ तक मिलीमीटर स्केल है, उसके बाद माइक्रो है, फिर ये क्या नैनो है, स्मॉलेस्ट में जाए पिको है, इस तरह फेमटो ऑटो, इस तरह ये जाता जाता है स्केल. तो इस तरह अब हमारे पास प्राइमरी की जो रेंज है उसमें जो पंप्स यूज़ करेंगे, इसकी आगे बड़ी टाइप्स हैं. प्राइमरी पंप में वर्किंग प्रिंसिपल लेकिन सेम ही होगा. जिस तरह का भी प्राइमरी पंप होगा वो कंटिन्यू रजीम में वर्क करेगा. रेंज मुख्तलिफ हो सकती है, किसी की 1000 से 1 मिली बार, किसी की कोई 1000 से डायरेक्ट -3 मिली बार तक वर्क करेगा. उसकी ये सारी रेंज को कवर करता है. 1000 से पंपिंग स्टार्ट करता है तो -3 मिली बार प्रेशर वो अचीव कर लेता है. तो लेकिन है कि वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा हर तरह का, थोड़ा बहुत पंप में फ़र्क हो सकता है. तो हम हर कैटेगरी का एक पंप डिस्कस करेंगे, प्राइमरी वैक्यूम पंप का भी एक या दो पंप, ठीक है, ऐसा सेकेंडरी का भी और अल्ट्रा आई का भी, और डिटेल में उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या डिस्कस करेंगे. उसके बाद बुक में हर टाइप के, किसी टाइप के 2 पंप्स डिस्कस किए हुए हैं, किसी टाइप के 3 पंप्स हैं, प्राइमरी के जैसे 3 to 4 पंप डिस्कस हुए हुए हैं, सेकेंडरी के भी 2-3 टाइप पंप्स डिस्कस हुए हुए हैं, और अल्ट्रा हाई वैक्यूम के भी 2 to 3 पंप्स के बुक में डिस्कस किए हुए हैं. हमारे कोर्स से एलिमेंट किया एक एक पंप पे हर कैटेगरी का एटलीस्ट जो है. ठीक है, प्राइमरी में हम दो पढ़ेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि हाँ अगर एक तरह का पंप आप अंडरस्टैंड कर लें तो दूसरा कोई और उससे ऐसा मिलता जुलता आपने पंप उससे भी पढ़ेंगे तो वो कोई इशू नहीं, आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो इसमें फिर हमारे पास क्या है कि ये जो सेकेंडरी वैक्यूम पंप है ये मॉलिक्यूलर रजीम में वर्क करते हैं. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर रजीम में, ये कॉन्टिन्यू रजीम में वर्क नहीं करते. अगर हम इन्हें ऑन कर दें प्राइमरी कॉन्टिन्यू रजीम में तो ये पंप क्या है क्रैश कर जाएगा. ठीक है, ये पंप ब्रेक कर जाएगा जो है. ठीक है, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है ना, वर्किंग लिमिट्स होती हैं. ठीक है, आप उस लिमिट से ज़्यादा उस पर बोझ डालेंगे तो वो चीज़ ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है. जैसे किसी सर्किट में से आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट पास कर दें तो सर्किट क्या कर देगा, बंद कर जाएगा ना. यस सर। ऐसे ही है. तो इसी तरह जब आप
सेकेंडरी वैक्यूम पंप को कंटिन्यू रजीम में ऑपरेट करेंगे तो फिर क्या है, ये क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। फिर होता क्या है कि सबसे पहले हम प्राइमरी वैक्यूम पंप ऑन करते हैं। तो अगर हमने अल्ट्रा वैक्यूम अचीव करना है तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको एक प्राइमरी पंप चाहिए होगा। वो प्राइमरी वैक्यूम क्रिएट करेगा। जब वो क्रिएट हो जाएगा फिर हम क्या सेकेंडरी पंप को ऑन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त गैस कॉन्टिन्यूम रजीम मालिक्यूलर रजीम में तकरीबन आ चुकी होगी, ठीक, डाइल्यूट हो चुकी होगी, ठीक है। उस वक्त वो सेकेंडरी को ऑन करेंगे तो फिर वो पंपिंग फर्दर कंटिन्यू करेगा और वो क्या -8 मिली बार तक प्रेशर अचीव कर लेगा सेकेंडरी। तो -8 के बाद हम फिर के अल्ट्रा वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं। तो ये इनके अदर नेम भी हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, मोमेंटम ट्रांसफ़र पंप्स, और अल्ट्रा वैक्यूम को कैप्चर पंप भी कहते हैं। ये उनके वर्किंग प्रिंसिपल की बेस पे हैं। अब हम डिटेल में वन बाय वन इनका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ पे आपको ये क्या इनका ये नेम भी क्लियर हो जाएगा कि ये नेम क्यों दिया जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले आपको जब तक प्राइमरी वैक्यूम अचीव नहीं हो जाता हम सेकेंडरी को ऑन नहीं करेंगे। ये जब हम वर्किंग इनकी पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन वर्किंग, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पंप क्यों क्रैश कर जाएगा अगर हम इसे क्या कंटिन्यू रजीम में ऑन कर दें। तो ये केयरफुल होकर करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट कोई रिसर्चर लैब में काम कर रहा है, उसने पहले प्राइमरी ऑन किया और साथ ही फ्यू मिनट्स के बाद सेकेंडरी को ऑन कर दिया है, तो सेकेंडरी पंप क्या है वो एयर का ह्यूज लोड जो कंटिन्यू रजीम है वो बियर नहीं कर पाएगा, वो क्रैश कर जाएगा। तो इसमें बड़ा केयरफुल होकर इनको यूज़ करना पड़ता है जो है। इसमें फिर अब हमने जो यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी वैक्यूम पंप का प्रिंसिपल और उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट कैटेगरी। फिर जब हम सेकंड स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, इस वीक में हम जस्ट प्राइमरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक होगा आफ्टर एग्ज़ाम जो है दिसंबर में, हम फिर इसको सेकेंडरी को डिस्कस करेंगे, और सॉरी बाकी जो पंप्स हैं सेकेंडरी और अल्ट्रा वैक्यूम। और फिर उसके बाद आपकी वेकेशंस होंगी और वेकेशंस के बाद 3 वीक्स जनवरी में होंगे। उन 3 वीक्स में हम आगे गेजेस, जो वैक्यूम मेजरिंग डिवाइस होता है, ये वैक्यूम क्रिएटिंग डिवाइस है पंप, वैक्यूम गेज, उस तरह वो भी 3 कैटेगरीज होंगी कि जिस तरह प्राइमरी पंप सिर्फ प्राइमरी वैक्यूम भी क्रिएट कर सकता है, ये प्राइमरी वैक्यूम में यूज़ होता है। इसका गेज भी है, प्रेशर आपने प्राइमरी वैक्यूम मेजर करना है तो प्राइमरी गेज वैक्यूम गेज उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से होता है, वो कंटिन्यू रजीम में ही वर्क करता है। उसको भी आप क्या सेकेंडरी या अल्ट्रा वैक्यूम मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको एटलीस्ट के 3 डिफरेंट कैटेगरीज के गेजेस भी रिक्वायर्ड होते हैं, वैक्यूम गेजेस भी। इसी तरह वो भी क्या चलेंगे। अगर ये चैप्टर आप अच्छी तरह समझ लें, इजी भी है क्योंकि डिवाइसेस हैं इसमें। इसमें हमने हर डिवाइस की यानी पंप की कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, वर्किंग पढ़नी है, और कुछ उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पेसिफिक हुई है उनको हमने उस पर कमेंट करना है जो है। तो गेजेस इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे जो है। लास्ट चैप्टर होगा सेंसर्स होगा, ठीक है। वो भी डिवाइसेस ही होते हैं, जैसे वैक्यूम गेज है, प्रेशर सेंसर भी इसे कह सकते हैं, वो भी सेंसर्स में ही आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास क्या है 3 वीक जनवरी के होंगे, उसमें हम ये 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्योंकि फेब के सेकंड वीक पे आपका फाइनल टर्म होगा। तो फर्स्ट वीक हम स्पेयर करने की कोशिश करेंगे कि फेब का फर्स्ट वीक उसमें ओवरऑल रिवीजन होगी, और एक वीक पहले जैसे मैंने पहले बताया आपका सिलेबस एंड कोशिश करता हूँ मैं हो जाए ताकि आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल जाए, क्योंकि उसमें आपका फाइनल टर्म में सारा सिलेबस होता है तो आपको टाइम तो उसी सूरत पॉसिबल है कि अगर हम प्लानिंग के साथ चलें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं। जो इस वीक तक यही था जो प्लानिंग में मैंने ये प्लान किया हुआ था कि इस वीक में ये चैप्टर क्या फॉर्म्स का हमने क्या एंड करना है। तो बाकी 3 चैप्टर्स के लिए 5 to 6 वीक रिक्वायर्ड हैं, तो वो हमारे पास हैं 5 से 6 वीक्स में, हम इजीली इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले उसका प्रिंसिपल ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल की, तो ज़्यादा जब हम इसको डिटेल में डिस्कस आगे नेक्स्ट करते हैं अभी तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, गैस इज मैनिपुलेटेड यूजिंग रेपिटेटिव मैकेनिकल मूवमेंट्स। रेपिटेटिव मैकेनिकल मूवमेंट, यहाँ कोई मैकेनिकल पार्ट्स इस पंप में होते हैं जो कंटिन्यूसली रिपीटेडली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी उसकी मोशन रिपीट हो रही होती है, ठीक है। कैसे रिपीट हो रही होती है वो हम देखेंगे। गैस को मैनिपुलेट मीन गैस को हम क्या करते हैं, पंप क्या करता है, चैम्बर से गैस को लेता है, पंप के अंदर गैस आती है, पंप फिर उस गैस को क्या बाहर क्या कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। ये मैनिपुलेशन की मीनिंग है कि हम गैस को यहाँ पे ऐसे मैनिपुलेट करते हैं जो ऑफ ड्राइवन पार्ट्स एंड सिंक्रोनाइज वॉल्व एक्शन, ठीक है। ये जो मैकेनिकल पार्ट मूव कर रहे होते हैं हम इन्हें ड्राइव कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा पंप में अंदर मोटर होती है एक जो उसकी पार्ट्स को मूव कराती है, उन पार्ट्स को हम रोटर कहते हैं, जो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स है, रोटेट करने वाले पार्ट।
आगे हम देखें, जैसा फैन है, फैन में विंग्स होते हैं, फैन के अंदर मोटर होती है जो फैन को रोटेट करवाती है जो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें भी फैन की तरह का ही रोटर लगा होता है, ठीक है। उसमें, इसमें विंग की एक शेप है, उसमें रोटर की डिफरेंट शेप्स होती हैं, प्राइमरी पम्प्स की डिफरेंट टाइप है। तो उसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है हर तरह के पम्प में, तो प्राइमरी वैक्यूम में, तो उसकी वजह से उसका नेम दे दिया जाता है, ठीक है, कि उस पम्प रोटर की शेप के हवाले से जो है। जिस तरह हम रूम में एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं ना, छोटा सा फैन, क्या करता है एग्जॉस्ट फैन, क्या फंक्शन है एग्जॉस्ट का? वो जी रूम की एयर को रिमूव कर देता है। सर होती है उसको बात। जी, रूम की एयर को रिमूव करता है। आप क्या कह रहे हैं दूसरे स्टूडेंट? जी जी। ट्रांसफर करने मतलब कमरे का टेम्परेचर। हम्म। वो एयर को थ्रो कर रहा होता है ना, कौन सी एयर को, कहाँ से कहाँ पे? सर रूम वाली एयर को बाहर सेल कर रहा अच्छा ठीक है, तो वो भी एक पंपिंग वाला काम ही का है ना, एक किस्म का, ये कह सकते हैं ना। एयर को जी सक सर। कर रहा है, खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो वो जो फैन के विंग्स हैं वो रोटर हैं, वो क्या है, वो मूविंग पार्ट्स हैं, और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं ना, रिपीटेडली मूव कर रहे हैं ना। वो एक उसका आरपीएम होते हैं ना, रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने होते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड भी जी कर सर। सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से वो फैन मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह है कि यहाँ पे भी इसी तरह एक पंप के अंदर, बाहर से तो ब्लैक बॉक्स है पंप, ऐसे जैसा आपने वाटर पंप देखा है, अंदर उसके अंदर होते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना पंप के अंदर, किसी ने खुला हुआ देखा होगा शायद स्टूडेंट्स ने, घरों में मोटरें लगी है ना, पंप कभी खराब होता है ना, खोलते हैं आके मिस्त्री प्लम्बर जो है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना जो है, पंप जो वर्क करता है। तो इस तरह यहाँ पे भी अब हम देखेंगे कि हमें तो बाहर से बस वो एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको हमने देखना है। तो एक तो उनके अंदर रोटर होता है, और यही रोटर क्या है, उसने मैकेनिकली मूव करना है, एयर को उससे पुल करना है, पुल करके उसने क्या बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जॉस्ट कर देना है। सिंपल प्रिंसिपल है, कोई इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और कोई इस तरह का कम्प्लेक्स सर्किट्स या वो चीज़ें नहीं है। तो ये परफॉर्म कैसे करेगा, आगे ये डायग्राम्स बनी हुई, हम इसको अभी देखेंगे किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में। ओके, एंड सिंक्रोनाइज वॉल्व एक्शन, ये चीज़ असल में है कि साथ सिंक्रोनाइज क्या होता है कि उसकी रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन होती है, वॉल्व होते हैं साथ अटैच होते हैं पंप के साथ। तो वो वाल्व जब एयर ने बाहर निकलना होता है तो वो वाल्व ओपन हो जाता है, एयर बाहर निकल जाती है, फिर वो वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। ये पंप यानी कि एयर खींच के लाता है चैम्बर से, ठीक है, खींच के पंप के अंदर आती है, फिर पंप से वो बाहर जब निकालता है तब उसका वाल ओपन होता है। हर वक्त वाल ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि हर वक्त वाल ओपन रहेगा एग्जॉस्ट वाल, तो बाहर से एयर के अंदर आती रहेगी ना, बाहर से अंदर बैक आएगी ना, क्योंकि पंप के अंदर प्रेशर ज़रा लो होता है ना, बाहर के एटमॉस्फेरिक है, तो वो बाहर से अंदर एयर आ जाएगी। तो ये सिर्फ जब एयर एक्सपेल करनी होगी उसी वो खुलेगा उसका वाल, और क्या वो बाहर गैस जाएगी, फिर नेक्स्ट एयर आएगी, फिर वो वाल फिर खुलेगा। तो ये इसको साथ वो कह रहा है कि सिंक्रोनाइज वाल्व एक्शन। तो इसके नतीजे में होता है कि डेट डिस्प्लेस इट फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, जिसके रिजल्ट में एयर डिस्प्लेस होती है इनलेट से आउटलेट की तरफ। ओके, in relatively small discrete amounts at a high repetition rate and with some compression। तो फैन भी क्या करता है, वो वेंटिलेशन कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता एयर को थ्रो कर रहा होता है ना। आपके कमरे में सफोकेशन है, आप एग्जॉस्ट ऑन करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना कमरे को फ्रेश होने में, राइट। यस सर। तो हर इस तरह पंप भी ये ग्रेजुअली एयर को रिमूव करता है, थोड़ी थोड़ी एयर। तो पर सेकंड ये पंप की स्पीड कहलाती है, कितनी एयर वो थ्रो कर रहा है पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर, वो उसकी पंपिंग स्पीड होती है, कितना वॉल्यूम, कितने लीटर गैस को बाहर क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है जो, ठीक है। तो ये जब रोटर रोटेट करता है पर सेकंड, वो बहुत सारे आरपीएम, जैसा फैन है, फैन मेरे ख्याल एक सेकंड में कितनी दफ़ा मूव कर जाता है, काफ़ी हाई स्पीड होती है पर सेकंड, अगर इसके आरपीएम काउंट करें, आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो जो रोट इसमें प्राइमरी वैक्यूम पंप है, इनकी जो रोटेशन स्पीड होती है जो डिफरेंट, ये फ्यू थाउजेंड आरपीएम होती है, आप कह रहे हैं फ्यू थाउजेंड मीन बिटवीन 1 to 10,000, ठीक है, इस रेंज में क्या, इस क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ पंप है, कुछ स्पीडी पंप हैं, कुछ लेस स्पीड वाले हैं। मिनिमम जो हम फर्स्ट पंप डिस्कस करेंगे रोटरी वान पंप, उसकी स्पीड 1500 होती है, 1500 आरपीएम, तो इतने रेवोल्यूशन पर मिनट करता है।
1500 पर मिनट हो तो पर सेकंड कितने बने? मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में इतने हैं तो सेकंड में कितने होंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड में बताना है ना, सेकंड कम टाइम है ना, उसमें कम कितने बने फिर? 60 सेकंड होते हैं ना, अगर एक सेकंड में 20 हो तो 60 सेकंड में कितने होंगे? 1200, ठीक है। यस सर। 30 हो तो 1800, तो 25 से 30 के दरमियान आर रेवोल्यूशन पर सेकंड होते हैं। इतनी तेज़ी से रोटर रोटेट करता है कि एक सेकंड में 25 से फ्यू टेंस यानी रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेता है। हर रेवोल्यूशन में वो कुछ ना कुछ एयर को बाहर लेके जाता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने डिवाइस की बात कर रहे हैं, हम बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, मैथमेटिशियन, हम देखेंगे कि पर रेवोल्यूशन वो कितनी एयर बाहर निकालता है, फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल रेवोल्यूशन वो कितने करते हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, कैलकुलेशन डिवाइस की ऐसे की जाती है ना। हमें तो चाहिए होता है कि पर रेवोल्यूशन कितना वो काम कर रहा है, उसको हम फिर चाहे 1000 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे हम उसे 24 आवर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम टोटल निकाल लेंगे वॉल्यूम कि इतने टाइम वो कितना वॉल्यूम क्या करेगा, पंप आउट करेगा, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है कि वो जो रोटर रोटेट कर रहा है, जब वो एक चक्कर मुकम्मल करता है, एक राउंड, ठीक है, उसमें वो कितना वॉल्यूम बाहर पंप आउट करता है। ओके, यस सर। ओके, राइट। विद सम कंप्रेशन, इसका वर्ड कंप्रेशन क्यों यूज़ की जा रही है, इसको मैं फिर अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंस्ट्रक्शन में आगे, जो है कि एयर जब बाहर एग्जॉस्ट होने से पहले कंप्रेस की जाती है। अगर वो कंप्रेस ना करें तो बाहर एयर को एग्जॉस्ट करना मुश्किल होता है, वो बाहर एग्जॉस्ट नहीं हो सकेगी जो है, ठीक है। द रोटरी वान पम्प इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो रोटरी वान पम्प ये वेरी इंपॉर्टेंट पम्प है, विच इज़ being used for many years, several years in almost all laboratories in advanced countries, ठीक है, in our country। हर कंट्री में क्या रोटरी वान पम्प क्या है, प्राइमरी वैक्यूम पम्प के तौर पे क्या है, फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। अदर पम्प भी यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोटरी वान पम्प है। अदर्स आर रूट पम्प, प्राइमरी वैक्यूम पम्प की कैटेगरी में रूट पम्प भी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी में हम दो करेंगे, दोनों में स्लाइड डिफरेंस, इसलिए मैंने रूट को भी ऐड किया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। एंड दोज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम्स, क्लास, स्क्रूज एंड स्क्रोल्स। और अदर जो जिनकी मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो डायाफ्राम की शक्ल में होते हैं, क्लास, ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं, स्क्रू, स्क्रोल, ये सारे इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। यानी रोटर की शेप डिफरेंट होती जाएगी तो हम कहेंगे ये डिफरेंट पंप है, कि इस पंप में रोटर इस शेप का है, इस पंप में रोटर इस शेप का है। थोड़ा बहुत स्पीड का भी फ़र्क होता है, किसी पंप में प्राइमरी की स्पीड ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की रेंज ज़्यादा होगी, किसी की रेंज कम होगी, ठीक है ना। काफ़ी एक बड़ी रेंज है प्राइमरी वैक्यूम की, 1000 मिली बार से लेके -3 मिली बार तक। तो इस तरह फिर हम उनकी बेस पे उनके नेम दे देते हैं जो, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल एक ही होगा, सारे प्राइमरी पंप कॉन्टिन्यूम रजीम में ही वर्क करेंगे, और उसमें हमेशा मूविंग पार्ट्स होंगे, रोटर्स होंगे लगे हुए, और रोटर एयर को खींचेंगे, सक करेंगे, पुल करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे, कहाँ से, वैक्यूम चैम्बर से पंप की तरफ, और पंप से फिर बाहर निकाल, इसे इन्हें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहते हैं, कि एयर को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम चैम्बर टूवर्ड्स पंप एंड पंप टूवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जॉस्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रोटरी वान पंप में क्या है। अब इनकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, रोटर किस तरह का होता है, क्या चीज़ है। रोटरी वान पंप, वॉल भी कहते हैं या वान भी कहते हैं, VAN वान, कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल हाउसिंग, पंप हाउसिंग विद एन एसेंट्रिकली माउंटेड सिलिंड्रिकल रोटर इनसाइड। इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, दो चीज़ें, स्टेटर जो स्टैटिक चीज़ हो, रोटर जो है मूव करने वाली हो जो है, ठीक है। जैसे आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है तो उसकी एक एक्सटर्नल बॉडी है, ठीक है, वो रिंग सा बना होता है जिसके अंदर एग्जॉस्ट क्या होता है, फिट होता है। तो एग्जॉस्ट में फैन मूव करता है, उसके साइड वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, स्टैटिक होता है जो है, ठीक है। तो इस तरह ये इसमें ये दो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। एक बड़े साइज का सिलेंडर, ये आपको फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है सिलेंडर का, फ्रंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रंट से दिखाया जा रहा है। इनवर्ट जाएं तो पीछे ये लंबा सिलेंडर है, बहुत लंबा नहीं होता, उसकी पंप के साइज़ के लिहाज से लेंथ होती है इन सिलेंडर्स की, ठीक है। तो वो स्मॉल पंप के लिए फ्यू सेंटीमीटर्स हो सकती है, ठीक है, बड़े पंप्स के लिए फ्यू इंचज़ हो सकती है, या आगे इस तरह से वो बढ़ती जाएगी जो है। तो एक ये स्टैटिक सिलेंडर है आउटर जो है,
ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक और छोटा सिलेंडर है, और एक होता है कंसेंट्रिक, एक होता है एसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होता है कि इनर सिलेंडर इसके सेंटर में हम रखें, दोनों का सेंटर कॉमन हो, दो सिलेंडर एक दूसरे के अंदर हैं, पाइप है, सिंडिकल पाइप है, एक पाइप को दूसरे के अंदर रखा है और दोनों का सेंटर कॉमन हो, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल या कंसेंट्रिक सिलेंडर्स कहेंगे। और एसेंट्रिक क्या कहेंगे, जब क्या इनका सेंटर डिफरेंट हो, बड़े का सेंटर नीचे है, छोटे का इधर ऊपर सेंटर है। तो यानी ये छोटा सिलेंडर बड़े को टच कर रहा है इधर ऊपर, अगर हम इसे इस तरह से करें, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें सेंटर की बजाय रखने के, तो ये इसका जो साइड है इस इनर सिलेंडर की सरफेस से टच कर रही है। ये चीज़ क्लियर कि इसमें रोटर स्टेटर होता है, स्टेटर बाहर वाला सिलेंडर फिक्स होता है, इनर वाला क्या करता है, रोटेट करता है जो, और वो क्या होता है, एसेंट्रिक होता है। ये टी पॉइंट यहाँ शो हो रहा है, टी पॉइंट पे ये यहाँ पे टच कर रहा है आउटर सिलेंडर को। क्लियर? यस सर। ओके, अब इस सेंटर में शाफ्ट होती है, स्पिंडल होता है या शाफ्ट, जिस तरह साइकिल का टायर है ना, सेंटर में एक वो शाफ्ट होता है ना, एक वो एक्सल सा होता है, ठीक है, स्पिंडल होता है जिसका गिर साइकिल का पहिया घूमता है, जो है सेंटर में एक स्पॉट होती है ना, जो कि उसको रोटेट करवाती है पहिए को, ठीक है। तो इसमें सेंटर में एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के साथ ये सारे अटैच होते हैं। एक ये वाल्व है, वान भी कहते हैं, वाल्व भी है, ये ट्यूब की शेप का एक वाल्व है, इसके अंदर ये दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी सेंटर उसी शाफ्ट के साथ हम अटैच कर देते हैं। जो ये रोटेटिंग सिलेंडर जो इसकी ये मूवमेंट भी एरो से शो हो रही है, ये उसी शाफ्ट के साथ ये भी अटैच है, और ये आउटर सिलेंडर की जो इनर सरफेस है ये इधर यहाँ टच कर रहा है, इधर भी, और फोर्सफुली टच कर रहा है, फोर्सफुली प्रेस हुआ होगा, ये स्प्रिंग इसे प्रेस करके रखता है इस साइड से भी और इस साइड से भी, जो ठीक है। तो ये जब रोटर करता है तो दो जगह पे इसकी फ्रिक्शन होती है, रोटर की दो जगह पे कहाँ कहाँ फ्रिक्शन होगी, रोटर और वाल्व की, ये वाल्व है और साथ रोटर है, रोटर की फ्रिक्शन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आउटर सिलेंडर को टच कर रहा है, किस पॉइंट पे, जो इनर ये रोटर है, इनर स्मॉल सिलेंडर है जो टी पॉइंट पे, ठीक है। और ये वाला जो वान है ये आउटर सिलेंडर को कहाँ टच कर रहा है, इन दो पॉइंट्स पे, एक इधर और एक इधर। जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरी सरफेस के साथ फ्रिक्शन करता हुआ, ठीक है, इसके ऊपर स्लाइड करता हुआ क्या करेगा, मूव करेगा जो, ठीक है। अब ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया अभी आपको क्लियर हो जाता है इसमें। फिर हम यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट जहाँ जहाँ सरफेस टच कर रही हैं, इनर यानी कि जो आउटर सिलेंडर है, स्टेटर है, इसकी जो इनर सरफेस है, पूरी सरफेस जो लुब्रिकेंट की थिन लेयर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वॉल ने जब ये रोटेट करना है तो इस पूरी सरफेस से इसने हर वक्त फ्रिक्शन इसकी प्रोड्यूस होनी है, फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो हीट अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो पंप हीटअप होकर क्रैश भी कर सकता है, तो इसलिए लुब्रिकेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। टी पॉइंट पे भी लुब्रिकेंट यूज़ होता है, इस जगह पे जब जहाँ ये सिलेंडर इसको बड़े को टच कर रहा होता है जो है। तो इसमें फिर अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारा जो दोनों रोटर और स्टेटर हैं मेटल के होते हैं मोस्टली, और ये एक ऑयल में डिप होते हैं, ऑयल कूलेंट के तौर पे काम करता है। जैसे अक्सर इलेक्ट्रिक मोटर है, आपने देखा होगा पंप के साथ लगी होती हैं, उनके साथ छोटा सा फैन लगा होता है, मोटर के साथ लगा होता है ना अक्सर फैन, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है ज़रा जिस पे लोड ज़्यादा होता है, बड़े साइज़ की है, उसके साथ मोस्टली एक फ़ैन लगा होता है। किस पर्पज़ के लिए होता है फ़ैन? उसको कूल करने के लिए, वो हीट, हाँ हीट को एक्सपेल करता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन है ना, वो हीट को, हॉट एयर को निकालता है। हाँ, कंप्यूटर के साथ भी अटैच होता है, फैन होता है, सीपीयू के साथ होता है, वो उसको हीट को वहाँ से एक्सपेल करवाता है, फ्लो करवाता है ना। फैन होगा जल्दी से हीट फ्लो करेगी ना, वैसे हीट स्लोली फ्लो करेगी, लेकिन अगर उसे आप फैन लगा देंगे, फैन हीट को एक्सपेल करवा के रैपिडली मूव कराएगा, इस तरह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। किसी भी मशीन का, लैपटॉप है, मोटर है, उसका टेम्परेचर फिर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कि हम ऑयल को एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, वाटर भी एज ए कूलेंट यूज़ होता है, लेकिन क्या अक्सर ऑयल को एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है। वजह बता सकते हैं कि ये ऑयल को समटाइम एज ए कूलेंट क्यों प्रेफर किया जाता है? शाबाश, ठीक है ठीक है ठीक है। जिसकी कूलेंट में हमें वो कूलेंट सबसे बेस्ट होता है जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता हो, जो क्या कर सकता हो, ज़्यादा। वाटर की भी अच्छी खासी है, लेकिन कुछ ऑयल, हर ऑयल नहीं, लेकिन कुछ ऑयल ऐसे हैं जिनकी क्या स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है,
हम उसे एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। यहाँ ऑयल का डुअल फंक्शन है, एज ए लुब्रिकेंट भी इसी ऑयल को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ ये फ्रिक्शन वाले पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ इसी ऑयल की एक लेयर भी यूज़ कर लेते हैं लुब्रिकेंट की। हर वक्त ऑयल वहाँ के सर्कुलेट करता रहता है इनर सरफेस पे भी जो है, ठीक है, वो सरफेस को मॉइस्चराइज करता रहता है जो ऑयल से जो है। तो इसके डुअल यहाँ पे रोटी और ऑयल के डुअल रोल है, एज ए कूलेंट और एज ए लुब्रिकेंट। एज ए लुब्रिकेंट मींस जी सर लुब्रिकेंट के मतलब बता दें क्या चीज। लुब्रिकेंट वो होता है जो फ्रिक्शन को कम करे। ये मोबाइल ऑयल जैसे है, ग्रीस, आप ग्रीस का वर्ड यूज करते हैं अक्सर जो है ना, ये मोबाइल ऑयल से भी थिक होती है। तो ये जो दो सरफेस टच कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, मूविंग सरफेस को खास तौर पे, ठीक है। तो गाड़ियों में, साइकिलों में, मोटरसाइकिल में मूविंग पार्ट्स होते हैं ना जो एक दूसरे के साथ वो टच कर रहे होते हैं, तो वहाँ फ्रिक्शन को कम करने के लिए अब ऑयली लेयर लगा देते हैं समझ लें। तो जब स्लिपरी लेयर ऑयली होगी तो फ्रिक्शन कम होगी ना, ठीक है ना। जैसे आप ये बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं, साइकिल में होते हैं, वो अगर आप देखें उसके जो सेंट्रल पहिए के सेंटर में एक्सल होता है, वहाँ वो आपने बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं और वहाँ हमने ग्रीस भरी हुई होती है, वो जो छोटे छोटे स्टील के बॉल्स होते हैं अंदर, क्योंकि वो रोटेट करता है ना पहिया जो है। तो वो बॉल बियरिंग क्यों यूज़ की जाते हैं बता सकते हैं? चले फ्रिक्शन की बात हुई है तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन आ गया जहन में, वहाँ वो बॉल बियरिंग क्यों यूज़ किए जाते हैं? स्टील के छोटे छोटे बॉल, कभी किसी ने साइकिल का पहिया खुला हुआ देखा हो या तो वो फंक्शन रीजन बता सकते हैं? वो छोटे और भी पहियों में होते हैं, बड़ी चीज़ों के पहियों में वो बॉल बियरिंग यूज़ होते हैं। बॉल बियरिंग का एक स्पेसिफिक रोल है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं? नहीं नहीं जरूरी नहीं नहीं, ये बॉल बियरिंग होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रोलिंग में। ये एफएससी का क्वेश्चन था आपका, स्लाइडिंग और रोलिंग, कौन सी फ्रिक्शन कम होती है, स्लाइडिंग या रोलिंग? रोलिंग सर। रोलिंग काम है। स्लाइडिंग होता है घसीटना, एक सरफेस को दूसरी के ऊपर घसीटना, तो एक को रोल करना, घसीटने की बजाय क्या करना? रोल। तो जब ये जो बॉल्स होते हैं ये उसको रोटेट तो करना है ना पहिए ने, तो ये क्या करते रहते हैं, उसको स्लाइडिंग को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका ये रोल है, इसको ओवरऑल बॉल बियरिंग कह देते हैं। इनके अंदर ग्रीस हमने भरी हुई होती है ताकि ये बॉल भी आपस में फ्रिक्शन ना खाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, यहाँ एज ए लुब्रिकेंट भी जहाँ जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ ऑयल की लेयर क्या यूज़ होती है। ओके तो ये चीज़ हो गया, ये स्टेटर ब्लॉक एक्सटर्नल, रोटर हो गया, ये इनसाइड सिलेंडर, ठीक है, ऑयल हो गया, और ये इनलेट है, इधर से एयर इन होगी और इधर से एयर ने क्या आउट जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। क्योंकि एक पाइप चैम्बर से पंप के अंदर इन हो रहा होता है और दूसरी साइड से पंप से, यहाँ से एयर पंप के अंदर से गुजर के वो एयर पंप बाहर क्या उसे कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो ये एक पाथ होता है जो, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन के वर्किंग के 3 पार्ट्स होते हैं, इंडक्शन, आइसोलेशन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। सबसे पहले एयर इंडक्ट होती है, चैम्बर के अंदर एयर आती है, ठीक है। तो ये जो वाल्व है हम इसकी इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। जब वाल्व इनलेट से थोड़ा सा पीछे होता है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये रोटेट करेगा पूरा, हम 360 डिग्री का साइकिल कंप्लीट करेंगे। वाल्व की रोटेशन के दौरान डिफरेंट क्या हमारे पास क्या ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ग्रेजुअली फॉलो करेंगे। तो पहले ये एरो आपको शो हो रहे हैं ना, एरो यहाँ पे, मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके अब ठीक है। ये एरो से यहाँ इनलेट है, इनलेट से एयर अंदर एंटर हुई, अब वॉल की ये पोजीशन है, ठीक है। तो एयर कहाँ तक चली जाएगी? यहाँ तक चली जाएगी ना चैम्बर से, क्योंकि पाइप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना जो पंप में आ रहा है। तो एयर तो ऑटोमेटिकली सारी अंदर आ जाएगी ना, जहाँ तक उसे पाथ मिलेगा एयर अंदर आ जाएगी यहाँ तक पंप से, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं इंडक्शन है, एयर पहले स्टेप में इंडक्ट होती है जब वॉल की ये पोजीशन होती है। अब वॉल फर्दर रोटेट करेगा, उसने इतना रोटेट किया है कि ये इनलेट यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी ना। ये जो पाथ था एयर का ये बंद हो गया। अब हमने क्या आइसोलेट कर दिया एयर को, क्योंकि इधर तो वैसे ही एयर आगे से क्लोज है, इधर से एयर बाहर नहीं अभी जा सकती, अभी एग्जॉस्ट नहीं होगी। अभी एयर यहाँ इनलेट इंडक्ट हुई है, इधर क्या होगी, ट्रैप हो गई एयर हम कहेंगे, ठीक है। हमने आइसोलेट कर दिया अगले स्टेप में। तो ये एयर एक चक्कर में बाहर जाएगी, इसे कहते हैं क्रेसेंट शेप वॉल्यूम। ये वॉल्यूम, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये जगह कौन सी है,
दो सिलेंडर्स के दरमियान, दो सिलेंडर है ना, ये एक वाइट है और ये दूसरे वाला ये ग्रे वाला, ठीक है। तो इनके दरमियान ये डार्क ग्रे जो है ये गैप है दो सिलेंडर, क्योंकि ऑफ सेंट्रिक है ना, ये ए सेंट्रिक या ऑफ सेंट्रिक सिलेंडर्स हैं। तो इनके नीचे वाले हिस्से में ये जगह दोनों सिलेंडर के दरमियान खाली है, एयर इसमें ट्रैप होती है इस हिस्से में। अब हम बी पार्ट को कहेंगे आइसोलेशन हो गई है। फर्दर वन को मूव करें, रोटेट करता जा रहा है, ये क्लॉकवाइज मोशन हो रही है इसकी। अब फर्दर ये रोटेट करेगा तो अब ये क्या है, इधर से क्या है, ये जो एग्जॉस्ट वाली साइड अब एयर सारी इधर चली गई है, ठीक है। ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एयर को कंप्रेस करता जाएगा, ये जितना वॉल फर्दर आगे मूव करता जाएगा एयर क्या होती जाएगी, कंप्रेस होगी ना। ये जो एयर को लेके जा रहा है, डिस्प्लेस करके लेके जा रहा है ना। अब ये वॉल अगर आगे यहाँ पे आ जाए ऐसे इस पोजीशन में जैसे ये था, तो ये क्या होगा, ये वॉल्यूम पहले इतना है ना ये वाला, अगर ये मजीद आगे जाए जैसे ये है तो एयर का इधर वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी एयर कंप्रेस हो जाएगी। जब एयर इतनी कंप्रेस हो जाए सफिशेंटली, ये ऊपर एक हमने इसके ऊपर लिड होती है, ढक्कन होता है, ये एक इस स्प्रिंग के साथ हमने इस ढक्कन को अटैच किया होता है। तो ये ढक्कन खुल सकता है अगर इस पर सफिशिएंट प्रेशर पड़े तब। बाहर से इस ढक्कन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमने गैस को इतना कंप्रेस करना है कि अंदर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाए, बढ़ जाए, तभी ये वॉल ओपन होगा ना। आप एक दरवाजा है ये, जैसा हमारे ऑफिस के डोर्स हैं, हम इसे पुश करते हैं, ये इसके साथ लीवर सा लगा है ना, स्प्रिंग सा लगा हुआ है, आप पुश करते हैं छोड़ देते हैं, दरवाजा फिर बंद हो जाता है। पुश करके इसे खोलते हैं, सर्टन प्रेशर डालते हैं दरवाजे पे, तभी ओपन होता है ना ये जो स्प्रिंग वाला होता है, ठीक है। तो छोड़ते हैं, जो ही प्रेशर रिलीज करते हैं वो दोबारा क्लोज हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग दोबारा उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास फिर हमने क्या किया है, ये आगे मूव करते हैं, जब गैस सफिशिएंटली कंप्रेस हो जाएगी तो ये क्या ओपन होगा, और ओपन होने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से एयर, ये चौथे में क्या एग्जॉस्ट आ रहा है आपके पास, एयर यहाँ से क्या हो जाएगी एग्जॉस्ट, ये देखिए वो वॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी वो मूव करता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इस जगह तक एयर इतने रीजन में कंप्रेस हो गई है, बहुत थोड़े से रीजन में। अब ये ओपन हुआ है, जो ही ये ओपन होगा, जो यहाँ कंप्रेस एयर है वो रिलीज हो जाएगी, फौरी वॉल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, प्रेशर उस पर रिलीज हो जाएगा जो है, राइट, ठीक है, प्रेशर रिलीज और बंद हो गया। अब फिर नेक्स्ट चक्कर फिर वही स्टार्ट होगा, फिर ये इसी पॉइंट पे वॉल दोबारा वापस आएगा, फिर एयर इन होगी। तो हर दफ़ा उसने कितनी एयर को बाहर डिस्प्लेस किया, ये वाली है जो आइसोलेट हुई थी, जो क्या हुई थी, हर चक्कर में इतनी एयर बाहर जाएगी ना जो इस वॉल्यूम में ट्रैप है, जो दो सिलेंडर्स के दरमियान वॉल्यूम बन रहा है वो है ना। अब अगर बड़े साइज का पंप होगा तो ये वॉल्यूम बड़ा होगा ना, आउटर भी बड़ा होगा, ये वाला ये जो क्रेसेंट शेप वॉल्यूम है ये बड़ा होगा ना, बड़े साइज का होगा, तो हर दफ़ा ज़्यादा एयर ट्रैप होगी इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा है आप इसकी स्पीड अगर रोटर की बढ़ा दें, रोटरी में टिपिकल मैंने बताया कि 1500 आरपीएम होती है, 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आप खुद अंदाज़ा लगाने, एक मिनट में इतने वॉल्यूम का 1500 टाइम वो क्या करेगा, 1500 गुना वो क्या करेगा, बाहर क्या करेगा, एग्जॉस्ट करेगा जो है। तो आपने पंप की कैपेसिटी बढ़ानी है, या तो उसका साइज़ बड़ा करें, बड़े साइज़ का पंप मार्केट से लेते हैं, ठीक है, अगर आपका चैम्बर बड़े साइज़ का है तो फिर आपको बड़ा पंप यूज़ करना चाहिए, और या फिर उसकी स्पीड ज़्यादा हो। तो रोटरी पंप की एक प्राइमरी पंप की टिपिकल स्पीड होती है, इससे ज़्यादा हम स्पीड नहीं रख सकते, फ्यू हंड्रेड आप यानी कि अप टू 1500 आरपीएम तक होती है, इससे ज़्यादा रखें तो प्रॉब्लम है। बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है स्पीड के लिहाज से, क्यों नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड रख सकते इसकी। हालांकि रोटर को आप नहीं वो तो नहीं स्पीड से नहीं है, नहीं स्पीड में तो एक रेवोल्यूशन में गैस ने बाहर आना है ना, हर रेवोल्यूशन में गैस ने बाहर आना है, और वो हमने इसका वॉल खोल देना है ना, प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से पहले ही वॉल खोल देना है ना, खुल जाएगा खुद ही, क्योंकि प्रेशर, ये वॉल कितना प्रेस हुआ हुआ है ये हमारे कंट्रोल में है, हमने इसको इतना टाइट रखा है कि 1200 जब मिली बार प्रेशर हो जाए, कितना प्रेशर हो जाए, 1200, 1000 एटमॉस्फेरिक होता है ना, तो ये खुद है, आप 1100 रख लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जस्ट अबव रखना है, बहुत ज़्यादा अबव भी नहीं रखते ताकि गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो इस पंप पे लोड बढ़ जाएगा। हम एटमॉस्फेरिक से स्लाइटली अबव रखते हैं, तो नॉर्मली जो डेजिग्नेटेड वॉल्यूम है वो प्रेशर है बाहर, जो हम इस लिड का बनाते हैं स्प्रिंग की वजह, स्प्रिंग की हार्ड बना लो, सॉफ्ट बना लो, सॉफ्ट स्प्रिंग बनाओगे तो जल्दी ओपन हो जाएगा, हार्ड बनाओगे तो वो ज़्यादा प्रेशर से ओपन होगा। तो इसलिए हम इतना रखते हैं कि 1200 मिली बार पे ही ओपन हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए प्रेशर इससे ज़्यादा बड़े